छात्रों, हम तत्पुरुष समास हमने नन तत्पुरुष समास पढ़ा था। नन तत्पुरुष समास के बाद जो अगला समास है वो तीसरे नंबर का है कर्मधारय समास। जैसे हमने तत्पुरुष समास को दो भागों में डिवाइडेशन किया था, वेदिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो वेदिकरण तत्पुरुष का हमने भेद पढ़ लिए थे, 6 भेद तो विभक्तियों वाले होते थे और एक था नन तत्पुरुष। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला समानाधिकरण के जो भेद थे कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय को पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, विशेषता बताने वाले वर्ड आएंगे, जैसे वो बुरा है, अच्छा है, बड़ा है, छोटा है आदि। जो विशेषता बताने वाले कोई शब्द आए तो वह विशेष कर्मधारय समास कहते हैं। देखो, कर्मधारय परिभाषा, विशेष से विशेषण कर्मधारय। इसमें विशेष से यानी संज्ञा शब्द और विशेषण यानी उसकी विशेषता जब ऐसे विशेष और विशेषण दोनों शब्द एक साथ आए कहीं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। नहीं समझ में आ रही तो ये परिभाषा देख लो, जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए। क्या बतलाए? एक पद दूसरे पद की, मतलब दो व्यक्ति है, दोनों आपस में एक दूसरे की बुराई या अच्छाई या विशेषता बता रहे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो दोनों दो व्यक्ति मतलब दो पद हो गए, तो एक दूसरे क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं वो। तो वैसे पद आएंगे कि जब एक पद दूसरे पद की, मतलब दो पद है, दोनों पद आपस में एक दूसरे की विशेषता बता रहे, कभी आगे वाला विशेषता बता रहा है, कभी पीछे वाला विशेषता बताएगा। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कुपुरुष, कुपुरुष, अब दो पद हो गए तो कु और एक पुरुष। तो पुरुष कैसा है? कु यानी बुरा। तो विशेषता बताती ना पुरुष की, पुरुष कैसा है? बुरा। कु यानी बुरा, पुरुष यानी व्यक्ति, मनुष्य कि बुरा पुरुष। मुख कमलम, मुख कैसा है? कमल के समान। तो विशेषता बता दी मुख की, कम, तो मुख की विशेषता क्या बता दी? कमल। तो मुख कमलम। तो विशेषता बताने वाले वर्ड आए तब ऐसे, जब ऐसे वर्ड आएंगे कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता दिख रहा हो तो समझ लो वह कर्मधारय है। क्या है वह? कर्मधारय। यदि फिर भी नहीं रह रही है, ये तो याद रखना है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। और यदि नहीं याद रह रहा है सर, हमको तो याद ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो ये वर्ड देख लेना, ये कहीं न कहीं आएगा, कभी आगे या पीछे कहीं न कहीं मिल जाएगा पदों में। महान, श्रेष्ठ, कु, सु, श्वेत, कृष्ण, एक, उत्तम, दीर्घ आदि। जब ऐसे पद कहीं न कहीं मिले हुए दिखाई दे तो वहां कर्मधारय है। वहां क्या है? कर्मधारय है। देखो, अब इस कर्मधारय को हम डिवाइडेशन करके पढ़ते ताकि समझ में अच्छा आ जाएगा। होता तो सब में कर्मधारय एक ही बात है, लेकिन इसको क्या है, कर्म से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमें याद रह जाएगा। हमने अब तक कर्मधारय में ये देखा है कि भाई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कर्मधारय कहते हैं, अर्थात विशेषता बताने वाले पदों को कर्मधारय कहते हैं। अब इसको कर्म से पढ़ते हैं, जैसे पूर्व पद विशेषण। अब मान लो पहला पद, जैसे दो पद है ये, कु और पुरुष। अब ये कु वाला विशेषता बताया तो इसे कहते हैं पूर्व पद विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, कि जब कोई ऐसा पद आए, ऐसे पद आए दोनों जिनमें पहला पद होगा, वो क्या बताता हो? विशेषता बताने वाले हो। तो देखो, पूर्व पद विशेषण कर्मधारय। अब इन सभी में पहला पद विशेषता बताने वाला पद होगा, इसलिए इसे पूर्व पद विशेषण के नाम से पढ़ते हैं। देखो, सुंदर बालक, बालक कैसा? सुंदर। कु राजा, राजा कैसा? बुरा। पीताम्बरम, अंबर कैसा? पीला। महापुरुष, पुरुष कैसा? महान। कृष्ण, सर्प, सर्प कैसा? काला। तो विशेषता बताने वाला पद आ रहा पहले। उन्नत वृक्ष, वृक्ष कैसा? उन्नत, ऊंचा। दीर्घ रज्जु, रज्जु यानी रस्सी, दीर्घ यानी बड़ी। रस्सी कैसी है? बड़ी। तो विशेषता बता दी रस्सी की। श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष कैसा? श्रेष्ठ। एक पुरुष, पुरुष कितने? एक। एक ओनली संख्या, एक ही संख्या होगी वहां कर्मधारय होगा, बाकी संख्याओं में द्विगु होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिया हमने कर्मधारय का, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान यानी उपमा देने वाला पद, जब पहला पद उपमा देने वाला हो। उपमा मतलब जैसे मैं कहूँ तू राम की तरह है, तो मैंने किसकी उपमा दे दी? राम की।
तो जब पहला पद जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख किसके समान बता दिया, चंद्रमा के समान। उपमा किसकी दे दी, चंद्रमा की उपमा दे दी। तो जब पहला पद उपमान पूर्व पद क्रमधारय, जब पहला पद उपमा देने वाला हो तो वहां उपमान पूर्व पद होते हैं। तो समझ लीजिए, समझो वापस। पूर्व पद विशेषण वाले पढ़ लेते हैं, यानी पहला पद विशेषता बताने वाला होगा। देखो सुंदर बालक, विग्रह करते समय इति लगाने है लास्ट में। क्या लगाने है, इति। और जो पद अंत में विसर्ग है तो विसर्ग लगा के विग्रह कर दो, अंत में मैं है तो मैं लगा देना, विसर्ग है तो विसर्ग लगा देना, है ना। विग्रह करते समय ध्यान रखना। जैसे सुंदर बालक है तो अपन ने विग्रह कर दिया सुंदर बालक है इति, सुंदर है बालक, इस प्रकार। कुराजा, कु को संस्कृत में कहते हैं कुत्सित, कुत्सित का अर्थ होता है बुरा। तो कु को अपन हिंदी भाषा में बुरा भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में बुरे को कुत्सित कहते हैं। अर्थात संस्कृत में बुरा कैसे लिखा जाएगा, कुत्सित। तो कुत्सित, कुराजा का विग्रह होगा कुत्सित राजा। अब कु जन आ जाएगा तो क्या हो जाता है, कुत्सित जन। कुपुरुष आ जाता है तो कुत्सित पुरुष, मतलब कु को कुत्सित कहते हैं संस्कृत में ना। तो लिख लेना कु राजा, कुत्सित राजा। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम इति, पीला है अंबर। महापुरुष है, महान पुरुष है इति। कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है इति, मतलब काला सर्प। उन्नत वृक्ष तो उन्नत वृक्ष है इति। दीर्घ रज्जु, दीर्घा रज्जु इति। रज्जु रस्सी है और दीर्घा है मतलब बड़ी रस्सी, इस प्रकार। श्रेष्ठ पुरुष तो श्रेष्ठ पुरुष है इति। एक पुरुष है इति। यह है पहले विशेषता बताने वाले पद। अब पहले उपमान वाले पद भी पढ़ लो। इनका विग्रह करते समय यू जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यू। कहाँ जोड़ेंगे, यू, जो विशेषता बताने वाला पद आएगा उसके जस्ट बाद में, अर्थात उपमा देने वाला जो पद होगा उसके जस्ट बाद में। तो उपमा देने वाले पद कौन कौन से, देखो चंद्रमुखम, मुख के साथ चंद्रमा के समान। तो उपमा किसकी दी, चंद्रमा की। तो चंद्रमा के जस्ट बाद क्या जोड़ेंगे, यू। वज्र उपमा वाला है तो वज्र के बाद यू जोड़ दिया। घन श्याम, श्याम यानी काला है, किसके समान काला है, घन यानी बादलों के समान काला है। व्याघ्र पुरुष, तो पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान। तो यह व्याघ्र की उपमा दे दी, तो उपमा देने वाले वर्ड के जस्ट बाद यू लगाएंगे। यू का मतलब होता है के समान। संस्कृत में यू का मतलब क्या होता है, के समान। तो अपन जब इसका विग्रह करेंगे तो देखो चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख है। चंद्रमुखम यानी चंद्रमा के समान मुख है। वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर, यू का मतलब समान। घनश्याम, घन के समान काला। व्याघ्र पुरुष है, व्याघ्र यु पुरुष है, यु यानी समान। तो हिंदी अर्थ करेंगे तो व्याघ्र के समान पुरुष है। कुसुम कोमलम, कुसुम के समान कोमल है। कुसुम यानी पुष्प, कुसुम यानी पुष्प की कोई कुसुम के समान कोमल है, एकदम पुष्प की तरह, जैसे पकड़ते मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा कोमल है कोई। कुसुम कोमलम, तो कुसुम एव कोमलम। सेलो उन्नत है, सेल यानी पर्वत के समान, उन्नत यानी ऊंचा है। तो विशेषता बता दी, उन्नत किसके समान बता दिया, ऊंचा, पर्वत के समान। तो उपमा दे दिया कि भाई वह तो यार पर्वत के समान ऊंचा है, डोंगर की तरह ऊंचा हो गया। कहते हैं ना अपने ग्रामीण भाषा, तो डोंगर की तरह ऊंचा मकान बना लिया। तो उपमा दे दी किसकी, पर्वत की दे दी। तो सेलो उन्नत है, सेल के समान या पर्वत के समान ऊंचा। चंद्र वदन, चंद्र यु वदन, चंद्रमा के समान वदन, निर्मल एकदम वाइट। तो उपमा देने वाले वर्डों का विग्रह करते समय क्या करोगे, यू लगाना पड़ेगा। और बिना उपमा केवल विशेषताएं बताए वहाँ इति लगा देंगे लास्ट में। समझ गए, उपमा बताने वाले वर्डों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। और समझ लेंगे, दूसरे और समझ लेंगे, और वाक्य दूंगा जो यू कहाँ लगाएंगे। छात्रों, दो भेद पढ़े थे हमने, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय और उपमान पूर्वपद कर्मधारय। वहाँ दोनों ही विशेषता बताने वाले शब्द भी पहले ही आते थे, मतलब दो पद होते पुरुष और नाग, तो पहले जो विशेषता बताने वाले पद थे वो पढ़ लिया,
और उपमा देने वाले पहले ही जो उपमा देने वाले पद थे वो पढ़ लिया। अब हम दोनों ही उपमान उत्तर पद यानी अंत में यदि उपमान हो तो उनका विग्रह कैसे करेंगे और अवधारणा क्रमधारय का विग्रह कैसे करेंगे। तो सुनो, तीसरा नियम है कि उपमान उत्तर पद क्रमधारय, कि जब उपमान अंत में हो तो उन्हें कहते हैं उपमान उत्तर पद क्रमधारय। पढ़ लो परिभाषा। जब उपमा बताने वाले पद बाद में हो तो इनका विग्रह करते समय यू को उपमान पद के बाद में जोड़ते हैं। उपमान पद के ही बाद में क्या जोड़ेंगे, यू जोड़ेंगे। यू का मतलब क्या होता है, के समान। क्या होता है, के समान, यानी के समान का भाव प्रकट करते हैं। जैसे अपन हम हिंदी में बोलते हैं कि यार यह बालिका तो रम्मा की तरह है। अब हमने किसकी तरह बता दिया, उसको किसके समान बताया, रम्मा के समान। तो ये इसे कहते हैं उपमा दे देना। किसकी उपमा दी, रम्मा की। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे अपन हिंदी में बोलते हैं के समान, और संस्कृत में के समान को कहते हैं यू। जैसे पू को कहते थे कुत्सित, उसी प्रकार के समान को कहते हैं यू। जैसे मैं कहूँ कि तू अर्जुन की तरह, यार तू तो भीम की तरह युद्ध करता है, या अपन कहते तू तो भीम की तरह बलशाली है। तो उपमा किसकी दी, भीम की। तो उपमा देने वाले, उपमा का मतलब होता है किसी की उपमा दे देना। तो यहाँ सबको उपमा दी गई है, देख लेना। कौन से पद है उपमा बताने वाले, अंत में। अब से पहले पढ़े थे कि उपमा पहले पद बताते थे। तो जो पद उपमा बताएगा उसके जस्ट बाद में क्या जोड़ते हैं, यू जोड़ते हैं। तो पुरुष नाग, पुरुष कैसा है, नाग के समान। तो पुरुष की उपमा कौन दे रहा है, नाग। नाग से उपमा कर दी, अर्थात तुलना किससे कर दी, नाग से कर दी इसकी। क्या पुरुष कैसा, नाग के समान है। तो नाग यहाँ उपमान वाला पद है, तो उपमान वाले पद के जस्ट ही बाद क्या लगाया, यू लगाया। तो यू लगाते जाना लास्ट के पद के बाद, कि पुरुष नाग के समान है। पुरुष कैसा है, नाग के समान। तो पुरुष नाग यू। पुरुष मूषक के समान है। मूषक बोले तो चूहा, कि नर मूषक है, नर चूहे के समान है। तो चूहे के जस्ट बाद ही क्या लगाया, यू लगाया। पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र के समान है। तो व्याघ्र के जस्ट बाद ही यू लगाया। तो विग्रह हो जाएगा पुरुष व्याघ्र इव। मुख कमलम, मुखम कमलम इव। मुख कैसा है, कमल के समान। तो कमल के जस्ट बाद ही यू लगाया, मुखम कमलम इव। कर किसलयम, कर यानी हाथ, किसलयम की कोमल, किसलयम यानी कोमल। कि कर यानी हाथ कोमल है, किसके समान, पुष्प के समान। कि कर किसलय, यार उसके हाथ तो पुष्प के समान है। तो यू कहाँ लगाया, पुष्प के जस्ट बाद। कि कर किसलय मैंने कर किसलय इव। पुरुष ऋषभ है, पुरुष ऋषभ की तरह है। ऋषभ मतलब बैल, कि पुरुष ऋषभ है इव। पुरुष सिंह है, पुरुष किसके समान है, सिंह के समान। तो पुरुष सिंह है इव। अब इस पुरुष सिंह को देखो, दोनों में इव को लगाने के लिए मैंने क्या किया, इसको बदल दिया। अब ये सिंह पहले आ जाए तो इव कहाँ लगाएंगे, इस सिंह के बाद ही लगाना है अपने को। तो देखो सिंह पुरुष है, तो सिंह है इव पुरुष है, क्योंकि विशेषता बताने वाला पद कौन सा है, सिंह है। तो सिंह के जस्ट बाद ही हमें यू लगाए। जैसे ऋषभ पहले आता है और पुरुष बाद में आता, तो हमको तो इस ऋषभ के साथ ही क्या लगाना था, यू। तो अपन विग्रह करते ऋषभ इव, फिर उतारते पुरुष को। तो विशेषता या उपमा बताने वाले पद के जस्ट बाद ही क्या लगाना है, यू लगाना है। याद रखना, इनके अंत में इति लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इति तो कर्मधारय के सभी उदाहरणों में लगा दो, बोले तुम अंत में लास्ट समझे, समझ गए कि भाई उपमान वाले पद के साथ क्या लगाना है, यू। अब है अवधारणा वाले कर्मधारय समास। अब लास्ट जो भेद है कर्मधारय का वो है अवधारणा वाला कर्मधारय। अवधारणा का मतलब होता है जब ही का अर्थ प्रकट हो। दो पद बोलते हैं अपन, और दो पदों को बोलते समय जब हमारे मन में ही का अर्थ भाव प्रकट हो, हम ही बोले स्वतः ही बोले। जैसे जल, जीवनम, जलम एव जीवनम,
जलम एव जीवनम कर लेना, विग्रह जल ही जीवन है। अवधारणा का मतलब होता है जब दो पदों के बीच में ही का अर्थ प्रकट हो। जब दो पदों के बीच में ही का अर्थ प्रकट हो तो वहां अवधारणा वाले कर्मधारय होता है, या अवधारणा प्रकट होती है कि यार वही सब कुछ है हमारे लिए, ऐसी अवधारणा प्रकट होती है। तो देखो विद्या धनम, विद्या एव धनम, ई को संस्कृत में क्या कहते हैं? एव। ई को क्या कहते हैं संस्कृत में? एव यानी ही, कि विद्या ही धन है। ही का अर्थ आ रहा है, देखो अपन बोले विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, तो दो पदों के बीच में क्या निकल के आ रहा है? अर्थ ही। तपोधनम, तप ही धन है। गुरुदेव, गुरु ही देव है। वेद सम्मत है, वेद ही संपत है, मतलब सब कुछ है। जल जीवनम, जल ही जीवन है, तो ही का भाव प्रकट हो रहा है। जब बीच में ही का अर्थ प्रकट हो तो वहां एव लगा के विग्रह कर देना, बस दोनों पदों के बीच में एव जोड़ देना। विद्या एव धनम, तपो एव धनम, गुरु एव देव, वेद एव संपत, जल एव जीवनम, जल एव जीवनम। तो यह अवधारणा वाले कर्मधारय का समास पूरे होते हैं। कर्मधारय का विग्रह करते समय ध्यान रखना, यदि ये उपमा वाले पद आए, मतलब किसी के समान बताए किसी को, तो इव लगाना है। और बाकी यदि विशेषता वाले पद आए केवल, जैसे विशेषता वाला आया था दीर्घ रज्जु वाले आए थे, कृष्ण सर्प, महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, ज्येष्ठ पुरुष, ऐसे जब आए तो वहाँ विशेषताएं होती है, उनमें इति लगा के विग्रह कर देना। अलग अलग करके दोनों पदों को अंत में इति लगा देना। और जब उपमा वाले पद आए तो वहाँ एव लगा देना, और अवधारणा पद आए तो वहाँ एव लगा देना, है ना। 2-4 बार पढ़ना, और इस वीडियो को 2-3 बार देखना, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर निश्चित आता है कर्मधारय का, उदाहरण निश्चित है कर्मधारय का हर एग्जाम में, चाहे तुम 9th की दो, चाहे 10th की दो, चाहे 8 की दो।